हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपनी 45 डेज 45 कॉन्सेप्ट्स की सीरीज में एक और इम्पोर्टेंट एंड जबरदस्त टॉपिक। ये टॉपिक आपका थर्मोकेमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पीवाईक्यूज चेक करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हर साल इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैं आपको 2025, 2024, 2023 के क्वेश्चन भी करवा दूंगा इसी टॉपिक पे बेस्ड। मैंने थर्मोकेमिस्ट्री में जो देखा है उसमें मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, एक तो हेस्लो जिसमें हम हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालते हैं, उस पर तो पक्का सवाल आता है। और एक मैंने ऐड किया हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन एक ही बात है, ठीक है ना। हम इस वीडियो में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ये सभी देखने वाले हैं, ठीक है, जिससे कि आपका कमबैक होगा। क्या होगा? कमबैक होगा। और अब बहुत हो गया, आप कमबैक करना ही पड़ेगा। देखो लास्ट के आपके कुछ 7-8 दिन रह गए हैं। अगर जिसका 21 जनवरी से है एग्जाम, तो उसके लिए तो 7 दिन भी नहीं रह गए हैं ठीक से, अगर देखा जाए तो अब आपके पास टाइम नहीं है। अब आपको क्या करने हैं, आपको बहुत ही अच्छे से रिवीजन को प्लान करना है। ये मैं इस सीरीज के लिए नहीं बता रहा, ये सीरीज तो आपको बहुत पहले से देखनी थी। मतलब हमने 1 दिसंबर से सीरीज स्टार्ट कर रखी है। जिसने देखी है उसको पता होगा, अभी हमारे 43 वीडियोज आ चुके हैं अभी तक। तो सबको पता है ये चीज कि हम कब से लगे हुए हैं आपके लिए। लेकिन अगर आपने अभी भी नहीं देखा तो अभी भी टाइम है आपके पास, डे 1 से चालू कर सकते हो। ठीक है, कोई भी वीडियो 20-25 मिनट से ज्यादा का है भी नहीं। तो अगर आप लूप पे भी देखोगे तो आप मुश्किल से 7-8 घंटे में सारी वीडियो देख सकते हो। 7-8 घंटे में पूरी केमिस्ट्री के ये सारे 45 कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हो। और ये जो 45 कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 45 टाइप्स के हमने कॉन्सेप्ट ही नहीं, सवाल भी करवाए हैं अलग अलग टाइप के। और बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जिसमें आधा चैप्टर एक ही वीडियो में हमने रिवाइज करा दिया है। जो छोटे चैप्टर है जैसे रिडॉक्स में मैंने करवा दिया था। लेकिन लेकिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इससे हो जाएगा। इसमें से हो सकता है 45 आपने वीडियोस देखी, 45 कॉन्सेप्ट्स पढ़े, तो हो सकता है 15-20 क्वेश्चन उसमें से इस टाइप के आ जाएं। अब वो उससे आपसे होंगे तब जब आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, फिलहाल वो सब बातों को छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को समझना बहुत जरूरी है अगर हमें हेस लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। क्यों? क्योंकि यही तो निकालनी होती है। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? देखो, सिंपल। एंथैल्पी तो आपको पता ही है ना, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब इसको छोड़ो, उतना ज्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे, अभी हमें तेजी से खत्म करना है ना। तो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे यहाँ देखो, S2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। अब यहाँ पर बन क्या रहा है? वाटर, H2O बन रहा है ना, सिंपल सी बात है। तो इसका 1 मोल वाटर बनने के लिए, इसके 1 मोल वाटर बनने के लिए कितनी एंथैल्पी चेंज हुई, इसी को हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यानी कि ये तो मैंने वाटर के लिए बताया, लेकिन अगर मैं किसी भी कंपाउंड के लिए बात करूं, तो किसी भी कंपाउंड के 1 मोल बनने में यानी फॉर्मेशन में जितनी भी एंथैल्पी चेंज होगी, उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, यहां पढ़ लो, एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। जैसे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या थे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे पहले हैस्लो समझ लो, फिर मैं एग्जाम्पल और क्वेश्चन करवाता हूं। जैसे हैस्लो क्या होता है हमारा? हैस्लो हमें बताता है कि जो भी हमारी हीट है, चाहे वो एब्जॉर्ब हो रही है या इवॉल्व हो रही है किसी भी केमिकल इक्वेशन में, वो सेम रहती है हर प्रोसेस में। अब ये इसके 1 स्टेप हो, 2 स्टेप हो, 3 स्टेप हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक एग्जाम्पल देता हूँ साइकिल प्रोसेस वाला। जैसे यहाँ ए से बी पे जा रहा है प्रोसेस, तो एक तो हो गई ये वाली हीट जो डायरेक्टली है A to B। अब अगर मैं डायरेक्टली देखूं तो एंथैल्पी वही है, डेल्टा एच। लेकिन अगर मैं इसको अलग अलग प्रोसेस में डिवाइड कर दूं, जैसे ए से पहले ये गया सी, फिर ये घूम के सी से गया डी पे, फिर डी से गया बी पे। अब देखो, ए से बी पे जाने में इसकी एंथैल्पी खर्च हुई डेल्टा H1, सी से डी पे जाने पे हुई डेल्टा H2, और डी से बी पे जाने पे हुई डेल्टा H3। तो यानी कि ये तो 3 स्टेप में हुई। लेकिन यहां पर अच्छी बात क्या है कि अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, पहले यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, यहां से आ गया, पहुंचा तो एक बार को घूम फिर के ए से बी पे ही, ए से डी सी पे गया, फिर डी पे गया, फिर बी पे गया, पहुंचा तो ए से बी पे ही। तो यहां पर यह कहा जाएगा कि जो डेल्टा एच है वो इन तीनों के बराबर होगा, वो इन तीनों के बराबर होगा एडिशन के। समझ आ रही है आपको? वो इन तीनों के बराबर होगा सम के। क्यों? क्योंकि ये A to B जितनी एंथैल्पी चेंज हो रही है, उतनी ही ए से बी ऐसे पहुंचने में हो रही है, ये कहा जा रहा है। समझ गए?
यहाँ पर देख सकते हो आप। अब एक एग्जाम्पल, अब आ गया हमारा एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर लिखा है देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट को तोड़ा हमने सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O में। इसकी मुझे एंथैल्पी चेंज पता नहीं है, ठीक है, इसकी मुझे एंथैल्पी चेंज पता नहीं है। हमारा एक पहला केमिकल इक्वेशन है। अब इसी केमिकल इक्वेशन को मैं दो टुकड़ों में लिखता हूँ। जैसे पहली इक्वेशन थी सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl, उसमें मुझे मिला NaCl, CO2 और H2O। सेकेंड थी सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट प्लस 2HCl, यहाँ मिला फिर से 2NaCl, CO2 और H2O। तो आप ध्यान से देखो ना, तो प्रोडक्ट दोनों में सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर एक NaCl है, यहाँ दो NaCl है। रिएक्टेंट भी सेम है, देखो यहाँ एक HCl है, यहाँ दो HCl है। सिर्फ फर्क कहाँ रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का। तो मुझे ये वाली रिएक्शन अगर इन दोनों को इंटरचेंज करके बनानी है, तो मुझे एक चीज तो साफ दिख रही है कि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है NaCl का, ऐसी यहाँ पर दो HCl है, यहाँ एक HCl है। तो अगर मैं सपोज करो यहां पर दो से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें रिएक्शन में दो से मल्टीप्लाई कर दूं, तो और फिर इसको माइनस करूं, तो क्या होगा, NaCl से NaCl कैंसल आउट हो जाएगा, HCl से HCl कैंसल आउट हो जाएगा। प्लस यहां पर भी तो 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये 2CO2 और 2H2O में से एक एक ये यहां पर ये माइनस होगा, एक में से एक ये माइनस होगा, तो बचेगा CO2 और H2O। और एक और चीज होगी, ये तो हो गया कितना, 2NaHCO3 माइनस Na2CO3। अब ये माइनस Na2CO3 को उस साइड भेज दो, राइट हैंड साइड, तो ये बन गया Na2CO3। मतलब वही रिएक्शन बन गई ना, सेम टू सेम। मतलब बस मुझे क्या करना पड़ा, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा और फिर उसको इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से और इक्वेशन 2 को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो, तो जो मेरी डेल्टा H नॉट आएगी वो फाइनली क्या होगी, ये यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये हो गया 2 डेल्टा H1 नॉट माइनस डेल्टा H2 नॉट, क्योंकि सब्ट्रैक्ट किया ना, जैसे मैंने किया वैसे लिख दिया, वही चीज यहाँ पर दिखा रखी है, ठीक है ना। एक बार चेक कर लो। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे पहला क्वेश्चन मैं दिखा दूं, तो ये 2025 में आया हुआ है, जनवरी शिफ्ट में। मैं बता रहा हूं ना किसी शिफ्ट में इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने निश्चित ही है। यहां पर देखो क्वेश्चन में कहा है, इफ कार्बन डायमंड वाली फॉर्म दे रखी है, इसकी इसकी दो फॉर्म होती है, कार्बन डायमंड, कार्बन ग्रेफाइट वाली भी आप देखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे एक एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन भी होता है, अगर आपने पढ़ा हो। यहाँ पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता होगा, है ना। अब देखो कार्बन डायमंड चेंज हो रहा है कार्बन ग्रेफाइट में, और हीट रिलीज हो रही है। देखो अगर हीट प्रोडक्ट साइड लिखी होती है, आपको पता है फिर क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज हो रही है। और अगर हीट रिएक्टेंट साइड में है, मतलब हीट देनी पड़ रही है, इसका मतलब क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोनों के केस में क्या होता था, देखो डेल्टा H नॉट निगेटिव है, इसका मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि हीट रिलीज हो रही है। और डेल्टा H नॉट ये आप भूल गए होंगे, इसलिए मैं याद करवा देता हूं, पॉजिटिव होता है एंडोथर्मिक, जिस केस में हीट इवॉल्व होती है या हीट देनी पड़ती है, ठीक है। यानी रिएक्टेंट साइड अगर हीट लिखी है तो इसका मतलब समझ लो सिंपल सा एंडोथर्मिक, प्रोडक्ट साइड लिखी है तो एक्सोथर्मिक। अब यहां पर जो हमारी हीट दे रखी है ना, वो प्रोडक्ट साइड में लिखी हुई है प्लस करके। ये एक तरीके से ऐसे लिखा है कि कार्बन ग्रेफाइट प्लस हीट। तो मुझे एक चीज समझ आ गई कि डेल्टा H1 नॉट कितना है मेरा, -x, मैं ऐसे मान लेता हूं। अब दूसरी रिएक्शन देखो, कार्बन डायमंड प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस y किलो जूल पर मोल, ये इसकी एक कंबशन रिएक्शन हो गई। इस वाले में मैं डेल्टा H2 मान लेता हूं, ये मेरा हो जाएगा -y। यहां पर भी देखो क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन देखो, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गिव CO2 प्लस Z के, यहाँ पर डेल्टा H3 नॉट हो जाएगा -z, ठीक है। समझ आ रहा है, डेल्टा H1 नॉट, डेल्टा H2, डेल्टा H3 सब मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ध्यान से, मुझे सिर्फ ये बताना है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे इनमें क्या रिलेशन बन सकता है। तो अगर मैं ये वाली रिएक्शंस को देखूं, अगर मुझे पहली वाली रिएक्शन इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बनानी है, तो सिंपल है, क्या करना होगा, मुझे ऑक्सीजन को गायब करना होगा और CO2 को गायब करना होगा। तो देखो सिंपली दोनों के नंबर ऑफ कोफिशिएंट सेम है, तो क्या कर सकते हैं हम, सिंपली इसमें से इसको डायमंड में से ग्रेफाइट को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, इसमें से इसको माइनस कर दो सेकंड वाली इक्वेशन में से, तो डायरेक्टली ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यानी कि बस मुझे क्या करना पड़ा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करना पड़ा, और तो कुछ नहीं करा है। ये तो डायरेक्टली मैथमेटिक्स है, और आप तो जेई वाले हो, आपको तो मैथमेटिक्स आती भी है। तो बस मुझे क्या करना होगा, जो डेल्टा H1 नॉट आएगा वो मेरा आप क्या आ जाएगा,
डेल्टा एच टू नॉट माइनस डेल्टा एच थ्री नॉट, बताओ जल्दी। ठीक है ना, और डेल्टा एच टू नॉट कितना था, माइनस वाई, माइनस डेल्टा एच थ्री था माइनस जेड। ये सॉल्व करके कितना आ गया, जेड माइनस वाई, डेल्टा एच वन नॉट एक्स था। जल्दी से एक बार चेक करो सही है कि नहीं। बस मैंने एक क्या किया, रिएक्शन ही की है बस सॉल्व, और तो मैंने कुछ किया ही नहीं है ना। एक सेकंड, ये माइनस है ना, माइनस, एक सेकंड, माइनस तो कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये जेड, जेड माइनस हो जाएगा ना। ये रुको एक सेकंड, इसको करते हैं, हाँ ये माइनस था, ये माइनस आया, तो अब ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस जेड। हाँ अब ठीक है, एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस जेड आएगा माइनस कॉमन लेके, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अब ठीक है, वो थोड़ा सा माइनस प्लस का हो जाता है, वो देख लिया करो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे ना, यहाँ माइनस कॉमन लेते, माइनस माइनस काट देते, ये प्लस हो जाता, ये वाला माइनस हो जाता, तब भी वही बात थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी देखो आपका 2025 में आया हुआ है। अब बताओ कितने सारे क्वेश्चन मैंने दिखा दिए, 2005 का 25 का दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं ये। देखो इसमें क्या किया है, एस प्लस थ्री बाई टू ओ टू गिव्स एसओ थ्री प्लस टू एक्स किलो कैलोरी। ये भी हीट दी हुई है, यानी कि क्या है, डेल्टा एच है। इसको मान लेते हैं डेल्टा एच वन, ये कितना है, माइनस टू एक्स। ये पता है ना माइनस टू लिख रहा हूँ क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर दिया है वाई किलो कैलोरी, ये इसकी हीट है, इसको भी हम मान लेते हैं डेल्टा एच टू। ये लिखेंगे माइनस वाई, ठीक है, ये लिखेंगे क्या, माइनस वाई। अब देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन बतानी है एसओ टू के लिए। अब एसओ टू बन रहा हो, ऐसी रिएक्शन बताओ जिसमें एसओ टू बन रहा हो, तो पहले तो ये रिएक्शन लिख लो। ठीक है, एस प्लस थ्री बाई टू ओ टू गिव्स एसओ थ्री। सेकेंड रिएक्शन है एसओ टू प्लस हाफ ओ टू गिव्स एसओ थ्री। अब देखो दोनों साइड प्रोडक्ट सेम है, मतलब पहली में से दूसरी को माइनस कर दो आंख बंद करके, जब दोनों साइड प्रोडक्ट सेम आ जाए ना, तो आंख बंद करके उसको माइनस कर दो। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखो सल्फर से सल्फर क्या कैंसल आउट हो जाएगा। अच्छा इस तरफ एसओ टू है ना, नहीं होगा, तो देखो इसमें से ये कैंसल आउट होगा माइनस करते ही। थ्री बाई टू ओ टू में से हाफ ओ टू घटाएंगे तो टू बाई टू ओ टू, यानी एक ओ टू बचेगा। क्या बचेगा, एक ओ टू। इस तरफ कुछ नहीं, यहाँ पर क्या आया, सल्फर। अब ये माइनस एसओ टू को उस साइड ले जाओ तो ये यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट साइड, तो बन गया हमारा एसओ टू। बस यही तो बताना था, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसओ टू बतानी थी ना। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि मुझे क्या करना पड़ा, सिर्फ फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दिया, यानी कि डेल्टा एच नॉट जो प्रॉपर आएगा मेरा, वो मेरा होगा डेल्टा एच वन नॉट माइनस डेल्टा एच टू नॉट। अब देखो डेल्टा एच वन कितना है, माइनस टू एक्स, माइनस डेल्टा एच टू कितना है, माइनस वाई। ये कितना हो गया सॉल्व करने पर, ये प्लस हो गया माइनस हो गया, तो यानी आ गया वाई माइनस टू एक्स। जल्दी से चेक करो, वाई माइनस टू एक्स किलो कैलोरी होगा। ठीक है, वो तो पता ही है, यूनिट तो पता ही है, उसमें लिखनी क्या है। तो यहाँ से देख लो कौन सा आ रहा है, ऑप्शन बी आंसर हो गया मेरा। बताओ क्लियर है कि नहीं, इतना आसान क्वेश्चन आया। ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने अभी तक आपको दिखाए, इससे आसान क्वेश्चन आपने देखे हैं क्या थर्मोकेमिस्ट्री में, लेकिन ये आसान क्वेश्चन ही आते हैं और आप नहीं कर पाते। नेक्स्ट टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है, देखो कभी आपने देखा है कंबशन रिएक्शन, ये वाली CH4 की, मीथेन की दिखा देता हूं। कंबशन में हमारे प्रोडक्ट फिक्स होते हैं, क्या क्या, CO2 और H2O। क्या क्या, CO2 और H2O। अब इसको बैलेंस कर देते हैं, एक ही कार्बन था, ठीक है, हाइड्रोजन चार तो यहाँ पर टू कर देंगे। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, दो और चार, तो यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई। तो ये हमारी एक कंबशन रिएक्शन है। कंबशन रिएक्शन में हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, वाटर मॉइस्चर देखने को मिलता है, H2O, ठीक है ना, और क्या मिलता है, हीट मिलती है। ठीक है, तो ये तो हो गई कंबशन रिएक्शन। अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है, कंबशन रिएक्शन होने के लिए, यानी कि वन मोल कोई भी सब्सटेंस है, उसका वन मोल कंप्लीटली बंट हो जाए, उसका कंबशन हो जाए, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज होगी उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब जो मैंने बोला है मोड़ तरोड़ के, इसको पढ़ लो एक बार। एंथैल्पी ऑफ कंबशन चेंज, एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कंप्लीटली burnt in excess of air of oxygen to give products in their stable form। ठीक है ना। अब हमें डेफिनेशन याद नहीं करनी, हमें तो ये देखना है ना मेनली। जैसे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन देखो, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा है, क्या बना, 6CO2 प्लस 6H2O। अब इस केस में हमें हीट मिलती है, ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, रेस्पिरेशन रिएक्शन, याद आ गया, 10th क्लास में भी पढ़ा था। अब इस केस में हमें पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो डेल्टा एच नॉट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ये कुछ फिक्स है इसका, ठीक है, हमें याद नहीं रखना। अब सी ग्रेफाइट का जब मैं, मतलब कार्बन का जब मैं
कंबशन देखता हूँ, C+O2 करता हूँ तो क्या मिलता है मुझे, एक तरीके से CO2 मिलता है। और इसका भी हमें, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट मिल रही है ना हमें, तो यहाँ पर भी डेल्टा एच क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो ये छोटी मोटी चीजें आपको समझ आ रही है ना। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन आपका 2025 में आया हुआ है, फिर से 2025 का एक और क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिखा दिए मैंने, आप समझ गए कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये जो था हमारा थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन लिख के आया है। एक बार आपको मैं पहले क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गिव्स दिस, ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O दिस, हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन इज दिस। अब निकालना क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। मुझे देखो कंबशन दिया है बेंजीन का, फॉर्मेशन दिया है CO2 और H2O का, और पूछ लिया फॉर्मेशन बेंजीन का। बहुत बच्चे तो इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे सिंपल सी बात है, देखो यार, हमें ये पता है कि बेंजीन का जब भी कंबशन हो रहा होगा, बेंजीन होती है C6H6, इसका जब भी कंबशन होगा तो एक तो फिक्स है कि CO2 बनेगा और एक H2O बनेगा। आंख बंद करके पहले ये लिख देना है। अब इसके बाद कितने कार्बन है, 6, तो बैलेंस कर दो, 6 लगा दो यहाँ पे। कितने हाइड्रोजन है, 6, तो यहाँ पर भी 6 होने चाहिए, 3 लगा दो। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लो सबसे लास्ट में, कितने हो गए, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, तो यहाँ 15 ऑक्सीजन आइटम आने चाहिए। तो 15/2 क्यों करा, क्योंकि O2 था ना, समझ गए। अब देखो यही रिएक्शन मैंने यहां पर लिख दी। अब देखो ध्यान से, जो हमारा डेल्टा एच सी, डेल्टा एच कंबशन का होगा ना, वो कभी भी क्या होगा, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं यहां पर, माइनस डेल्टा एच एफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट की साइड है। अब इसमें भी एक केस है, आप सबने वैसे पढ़ रखा होगा, बहुत बच्चों को पता भी होगा, जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ। देखो O2 जो है ना अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, O2 क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट में है। तो इस केस में जो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी वो जीरो होगी, क्योंकि जो भी स्टैंडर्ड स्टेट में होता है उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो लेते हैं। और O2 का तो हमें पता ही है कि इसका क्या लेना है, हमें डेल्टा एच जीरो लेना है, तो इसका तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब देखो बाकी सबका हम देखते हैं। प्रोडक्ट में दो चीज है, CO2 और H2O, CO2 और H2O। तो CO2 और H2O की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखो। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं ना, वो डायरेक्टली वैल्यू देखते हैं, अच्छा ये दे रखी है डेल्टा एच एफ, तो यहां पर लिखेंगे -393.5 प्लस, और ये हो गया -286, और ऐसे ही कर देते हैं। गलती वहीं हो जाती है। अरे ये देखो ना, जो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी है ना CO2 की, वो 1 मोल के लिए दी हुई है, 1 मोल के लिए। और हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन में कितने आ रहे हैं, 6 मोल, तो 6 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 इंटू -393.5 प्लस, अब दूसरा कौन सा है मेरा प्रोडक्ट, H2O। अब H2O के लिए भी देखो यहाँ पर 1 मोल के लिए दी हुई है डेल्टा एच एफ, तो मैं क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि रिएक्शन में 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू -286, ये हो गया प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट में कौन है, रिएक्टेंट में ये दोनों है, इसको लेना ही नहीं, इसको तो जीरो लिखो, इसको तो सीधे जीरो लिख दो यहाँ पर, ठीक है, इसको सीधे जीरो लिख दो। तो डेल्टा एच एफ सिर्फ किसका लेना है मुझे, सिर्फ C6H6 का लेना है, सिर्फ C6H6 का। तो ये जो डेल्टा एच एफ है ये ऑटोमेटिकली C6H6 यानी बेंजीन का आ जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व कर लो, डेल्टा एच सी गिवन था, वो उसकी वैल्यू उठा के रख दी, ये तो पता ही है। तो यहाँ से इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, पूरा सॉल्व करने पर, ये पूरा सॉल्व करने पर आया 3219, और ये -3267 इधर आके प्लस का हो गया, ठीक है। फिर तो आगे मैथमेटिक्स है, आपको आता है। डेल्टा एच एफ आ गया 48 किलो जूल पर मोल। बताओ समझ आया कि नहीं। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, हो सकता है अगर एग्जाम में आए तो आपसे हो या ना हो, लेकिन मैंने आपको करवा दिया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक और क्वेश्चन, ये 2023 में आया हुआ है, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं ऐसे। इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन दी हुई है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन दी हुई है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल भी दिया हुआ है। अब यहाँ इथेनॉल दिया है, तो रिएक्शन किसकी होगी, इथेनॉल की, ठीक है। जो बड़ा सब्सटेंस हो ना उसको निकाल लिया करो हमेशा। देखो इथेनॉल का जो कंबशन होगा कभी भी, प्रोडक्ट्स हमें मालूम है CO2 बनेगा और H2O बनेगा। अब देखो कितने कार्बन है, 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, कितने हाइड्रोजन है, 5 और 1 6, तो यहाँ पर भी 6 होने चाहिए। अब ऑक्सीजन देख लो, 4 और 3 7, 7 7 ऑक्सीजन होने चाहिए, यहाँ पर एक ऑलरेडी है, तो यहाँ पर इस साइड 6 होने चाहिए, उसके लिए यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से मैंने ये वाली रिएक्शन लिखी थी। रिएक्शन कैसे लिखी है मैंने समझा दी। अब फिर से वही जो यहाँ पर किया था ना, वही वाली सारा केस यहाँ पर करना है, जिसको ये वाला क्वेश्चन आ गया वो ये भी कर लेगा। अब देखो डेल्टा एच सी क्या हो जाएगा, वही हमारा डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ, या फिर यहाँ पर तो कंबशन वाला भी लगा सकते हैं हम, ठीक है, डेल्टा एच सी वन, क्योंकि देखो जो डेल्टा एच फॉर्मेशन होगा ना हमारा H2O का,
वो यही हो जाएगा इसका कंबशन, क्योंकि इसका कंबशन क्या होगा, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, तो फॉर्मेशन ऑफ H2O आ गई। और इसका कंबशन क्या होगा, C प्लस O2 गिव्स CO2, तो फॉर्मेशन ऑफ CO2 आ गई ऑलरेडी। तो हम डेल्टा HC1 प्लस डेल्टा HC2 ही लिख सकते हैं पूरे के पूरे डेल्टा HF प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट साइड कौन कौन है, CO2 और H2O। लेकिन हमें एक चीज याद रखनी है कि 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और H2O के केस में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। बाकी डेल्टा H फॉर्मेशन तो हमें पता ही है किसके लिए आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, क्योंकि इसका तो जीरो होता है, इसका तो जीरो होता है, ठीक है ना। अब देखो डेल्टा HF को इधर ले आओ, वो सॉरी डेल्टा HF को इस साइड ले आओ और डेल्टा HC को इस साइड ले जाओ, ठीक है। ये नेक्स्ट लाइन में हमने ये किया है। अब सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन है। देखो डेल्टा HC1 क्या है हमारा, ये गिवन है, इसमें मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 2 से, तो 2 इंटू माइनस 393.5 दिया हुआ है ना CO2 के लिए, ये रहा यहाँ पर। और नेक्स्ट वाले में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे H2O के केस में 3 से, तो 3 इंटू 241.8, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू रख दी हमने किसकी, जो कंबशन ऑफ C2H5OH दिया हुआ था, 1234.7। पूरे को सॉल्व करा तो आया हमारा 277.7। इसको वैसे -278 किलो जूल पर मोल भी लिखोगे तो सही है, ठीक है, इतना क्योंकि चल जाता है अप्रोक्सीमेशन थोड़ा बहुत, क्योंकि हो सकता है ऊपर नीचे रहा हो, तो -278 किलो जूल पर मोल भी आप मान सकते हो। क्या बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट नहीं चाहिए हमें इंटीजर टाइप। बस हो गया। तो ये था हमारा आज का 45 डेज 45 कॉन्सेप्ट सीरीज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट, क्योंकि हमारा खत्म हो चुका है, तो आप बता सकते हो नेक्स्ट सीरीज हम किस चीज के ऊपर बनाए, हम जरूर उस पर ध्यान देंगे। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद अस।